नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बीए पार्ट सेकंड की सेकंड पेपर की किताब कहानी संकलन के पाठ जमीन से हटकर को पढ़ रहे थे। जमीन से हटकर हेतु भारद्वाज द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि गंगाधर और विद्याधर दो भाई हैं। गंगाधर और विद्याधर दोनों की परिस्थितियों में, पृष्ठभूमि में काफ़ी चीज़ें समान और असमान हैं। पृष्ठभूमि दोनों की समान थी। दोनों एक माता पिता के संतान थे। दोनों का जन्म एक ही गाँव और एक ही परिवेश में हुआ था। लेकिन बाद की परिस्थितियाँ दोनों की बदल गई। पिता बड़े भाई गंगाधर को पढ़ाने में अपनी जमा पूंजी लुटा चुके थे। फिर उसके प्रेम विवाह पर खर्चा दे दिया। छोटा भाई गांव में ही रह गया। छोटा भाई अपनी बीमार माँ को ठीक कराने के लिए जयपुर जाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, और उसने चिट्ठी लिखी थी बड़े भाई को। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही वो अपने गांव में खो गया था गंगाधर। उसकी तंद्रा, उसका ध्यान तब भंग हुआ जब उसकी पत्नी उसको कहती है कि क्या शाम को शर्मा जी के यहाँ पार्टी में चलने के लिए वो गिफ्ट ले आया। इस सवाल से वो जगा था, अपनी चेतना में वापस लौटा, लेकिन पुनः वो ख्यालों में खो गया और अपने को आईने में देखने लगा, यानी अपना मूल्यांकन करने लगा। अपनी कमियों पर उसका ध्यान चला गया। कई बार आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, लेकिन वो इतना मरा हुआ भी नहीं होता कि उसको ये पता नहीं हो कि उसने गलतियाँ कहाँ कहाँ की है। तो गंगाधर बेशक भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अपनी पत्नी के साथ में एक तरीके की जिंदगी जीने के लिए वो अभ्यस्त हो चुका है, लेकिन उसको ये आभास जरूर है कि वो गलत है। उसने गलत किया था। उस समय यह आभास नहीं था जब उसने गलत किया था। हालांकि सही वो पूरी तरह आज भी नहीं है, लेकिन अपने पिता के मरने के टाइम वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो रखा था, कठोर हो रखा था। लेकिन आज उसको महसूस होता है कि समय से पहले उसके पिता क्यों चले गए। कहानी में हम उस हिस्से में थे जहाँ वो अपनी पसंद की लड़की तो चुन ही लेता है, अपनी पसंद के कपड़े भी लेकर आता है। माँ उसको एक लुगड़ी और चूड़ा, लुगड़ा लुगड़ी दोनों ही बोलते हैं, लेकर आने के लिए टोकती है। लुगड़ी यानी ओढ़नी, चुनरी, राजस्थान के शगुन की परंपरा में ओढ़ी जाने वाली, और चूड़ा यानी लाख का चूड़ा वो नहीं लाया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था। जब माँ ये टोक रही थी तो पिता ने माँ को झड़क दिया था कि बावड़ी बात करे छे, लुगड़ो कौन पहने छे, और कड़ी हुई चुनरी वह नहीं ही लाया था। उसी दौरान एक दिन पिता ने उससे कहा था, आदमी कठेची कूद जा, पर मैंने अपनी जमीन पर पैर रखनो नहीं भूलना चाहिए। इसी दौरान जब उसके पिता जीवित थे और वो अपनी मनमानी कर रहा था, तब उसके पिता ने कहा था कि आदमी चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन उसको एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। चाहे कितने भी आसमान छू ले, लेकिन उसको ज़मीन पे पाँव रखना चाहिए। एक चीज़ यानी अपना अतीत, वो किस खानदान में जन्मा, किस घर में जन्मा, कौन सी परिस्थितियाँ थी, माँ बाप ने किस संघर्ष से आगे बढ़ाया था, यह सब कुछ नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान चाहे जैसा भी हो, अतीत से बिल्कुल अपरिचित हो जाना एक प्रकार की गुमराही है, गुनाह है, पिता ने समझाया था। तना तो मेरे गांधी जी रोड टेबल का इंग्लिस्तान राजा शुद्ध होती टैंड मिल भी बैठे, अपनी जमीन नहीं छोड़ी। आगे वो महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। बड़े लोग उदाहरण के तौर पे काम आते हैं बाद में, कि रोड टेल यानी गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो गांधी जी वहाँ पे धोती पहन कर ही गए थे। ये नहीं कि हैट, टोप, कोट, टाई, बेल्ट, नहीं। अपनी जमीन नहीं छोड़ी, अपना पहनावा नहीं छोड़ा, अपनी जो पहचान थी वो नहीं छोड़ी। उस वक्त उसने पिता की इस बात को सुनकर टाल दिया। बड़ी भारी भारी लगती है सब बातें, जमीन मत छोड़ो, क्या जमीन नहीं छोड़े, लेकिन इस जमीन के साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती। बहुत भावुक न भी हो तो भी, हम ख्वाबों की दुनिया में विचर रहे हो तो भी हमें धरती पर अपने पाँव टिका के रखने चाहिए। संभालने में अच्छा रहता है, सहारा मिलता है। खैर,
मगर आज उन बातों का गहरा अर्थ उसकी समझ में आने लगा। पिता को तब उसने नकार दिया था, लेकिन आज जब वो नहीं है और ये एक अधेड़ उम्र का इंसान बन गया, काफ़ी आगे निकल आया, तो उसको महसूस होता है कि इसने अपने पिता की बात को जो नहीं सुना उनमें गहरा अर्थ होता था। उसे आश्चर्य होता है कि गांव के सीधे साधे पोस्टमैन में तीखा व्यंग करने का कितना मादा था। ताज्जुब होता है इसको कि एक सीधा साधा पोस्टमैन गांव का उच्चड़ देहात, और उस आदमी को कितनी गहरी बातें पता थी, कैसे बोल गया वो आराम से इतना बड़ा व्यंग। उसकी शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पिता गुजर गए थे। उसकी शादी के बाद बहुत दिन तक इसके पिता नहीं जिए। शादी के सारे माहौल के दौरान वह बहुत उदास थे। शादी के सारे माहौल के दौरान पिता उदास थे। आज वह स्वीकार करता है कि उसके व्यवहार और जिंदगी के प्रति उसके खोखले रवैये ने पिता को भीतर से आहत कर दिया। अपने अंदर ही अंदर ये आज ये स्वीकार करता है इस बात को कि इसके पिता और जीते। इसके पिता को इसने अंदर ही अंदर अपनी मनमर्जियों से, अपनी मनमानियों से इतना हताश कर दिया कि उनका दिल टूट गया था, वो आहत हो गए थे, उनको चोट लगी थी। और जब आदमी को चोट लगती है और वो जीने की उमंग खो देता है तो वो समय से पहले मर जाता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। इसको लगता है कि इसके रवैये ने पिता को आहत किया, इसलिए वह असमय ही चल बसे थे। उसने तो जिंदगी को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की थी। इसने जिंदगी को एक अलग ही आईने में, एक अलग ही चश्मे से देखना शुरू कर दिया, जहाँ स्टैंडर्ड, स्टेटस, कर्टिसी जैसे कुछ शब्दों की भीड़ में जीवन बंध जाता है। स्टैंडर्ड, कंपनी, ब्रांड, ब्रांडेड, सभ्यता, संस्कृति, कर्टसी, मैनर्स, स्टेटस, ये कुछ शब्द हैं जो लोगों के लिए जीवन जीने का फलसफा बने हुए। जीवन बन जाता है इन भीड़ में। कहीं आप 5 स्टार में किसी के साथ खाने चले गए, अब आपको कांटा छुरी से खाना नहीं आता, लेकिन वहाँ सब लोग कांटा छुरी से खा रहे हैं, तो बेशक आप आगे भूखे रह जाएं, लेकिन आप अपने हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे, तो ये आप बंध चुके हैं। आपको जैसे सुविधा हो वैसे खाइए। मेन मकसद होता है पेट में खाना पहुँचना। हाँ, साफ सफाई से खाइए, तरीके से खाइए, तमीज़ से खाइए, तहजीब रखिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये क्या है कि आपको कांटे छुरी का प्रयोग नहीं आया। बहुत लोग किसी थीम पार्टी में जाते हैं तो बो लगाना, टाई की नोट ठीक से लगाना नहीं अगर कर पा रहे तो उनको लगता है कि ये तो वो असभ्य हो गए, वहाँ पे वो जंगली हो गए, वो उस जगह के लिए मिसफिट हैं। और घरों में, गाँव में, शहरों में हर जगह एक बीमारी है बच्चों को अप टू डेट रखने की। बच्चों को हाथ, पाँव, मुंह, नाक सिखाते सिखाते सबसे पहले, जबकि वो स्कूल में नहीं गया, हैंड, माउथ, हेड, हेयर, आईज, ईयर, नोज, ये सिखाएंगे। और फिर कोई गेस्ट आने के बाद बोलेंगे, बंटी नोज कहाँ है बताओ, ईयर कहाँ है बताओ। अब भाई अगर बच्चे ने नहीं बताया, देखो बच्चे मनमौजी होते हैं, वो कोई रिमोट तो से चलने वाला खिलौना तो है नहीं, लोग उस समय कुड़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। इसको इतना बताया था, सिखा रखा है, पता नहीं, बोलता नहीं है, जिद्दी कहीं का बदमाश। वो अपनी कुंठा भड़ास बच्चों पर भी निकाल देते हैं और अपनी इंसल्ट फील पर बिना मतलब के अपने को वो थोड़ा सा डिग्रेड फील करते हैं। इसमें क्या हो गया, नहीं बताया, नहीं बताया। लेकिन ये स्टेटस था जो मेंटेन नहीं रह पाए, ये स्टैंडर्ड था जो थोड़ा सा कम हो गया। ये सारी चीज़ें, कहीं जाना हो, इस कंपनी की टी शर्ट, इस ब्रांड की जीन्स, इस कंपनी की गाड़ी, ऐसा फ़ोन, ये कंपनी, ब्रांड, इन चीज़ों के पीछे लोगों ने अपनी ज़िंदगी, अपनी जमा पूंजी, अपनी बचत तो खत्म कर ही दी, उधार और लेने लग गए, क्रेडिट कार्ड वगैरह। जो हो, बहुत फायदे भी हैं इन चीज़ों के, तो बहुत नुकसान भी है। और ये इस दुनिया में, अंधी दुनिया में आगे की तरफ कदम बढ़ा चुका है, जहाँ से लौटने के रास्ते नहीं है कि ये स्टैंडर्ड, स्टेटस मेंटेन करना है इसको। जब वो RAS में चुना गया था तब सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई थी कि गांव रो एक आदमी तो बड़ो बड़ो, एक आदमी गांव का बड़ा बन गया। बड़ा यानी किसी पोस्ट पे लग गया, अच्छी सरकारी पोस्ट पे, अब गांव की दिक्कतें मिट जाएंगी। मगर उसने तो गांव की ओर मुड़कर भी नहीं देखा।
लोगों को लगा कि गांव में एक बड़ा अधिकारी आ गया, गांव का ही लड़का है, तो गांव की जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। लेकिन वो तो वहाँ से निकला तो मुड़कर देखा ही नहीं। जब भी गांव जाता लोगों से बहुत कम बातचीत करता। ये एक बहुत ही घटिया नकली श्रेष्ठता बोध है कि लोग जिस जगह जन्म लेते हैं, जिस जगह पलते बढ़ते हैं, वहाँ से किशोर या युवा होने के बाद पढ़ने के लिए बाहर जाते और अच्छी जॉब पा जाते हैं, तो अपने गांव के लिए बात कैसे करेंगे? अरे वहाँ क्या जाना यार, वहाँ इतने तो मच्छर है, इतनी गंदगी है, इतना अंधेरा है, ना वहाँ लाइट है ना पानी है, क्या तो वहाँ जाएं। वो भूल जाता है कि वो वही जन्मा था, वही इतना बड़ा हुआ था। आज आया है वो बंगलोर, दिल्ली, बनारस, आज आया वो बड़े शहर में। इंटीरियर गांव देहात की बात कर रही हूँ, बनारस बोल के भी। शहर के मामले में बहुत गंदगी है वहाँ भी, पर जो भी महानगर है वहाँ की चकाचौंध में IIT में खो जाते हैं। अगर वही लड़के ये सोच रहे कि साल में एक बार उस गांव के लड़के मिलेंगे, एक कस्बे से, गांव से जितने लोग IAS IPS बनते हैं, वो लोग मिलकर के एक निश्चित अमाउंट खर्च करने लगे कि हर साल अपनी इनकम में से इतने मामूली रकम के 10 लोग मिलकर देने लगे, 12 महीनों में से 15 दिन की तनख्वाह, तो एक अमाउंट जमा हो जाएगा। उस अमाउंट से वो अपने गांव में कभी कोई खेल का मैदान बना सकते हैं, कभी कोई पानी की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, कभी महिलाओं के लिए टॉयलेट बाथरूम बनवा सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू। लेकिन जब बुराई करने से, निंदा करने से काम चल जाता हो तो लोग बढ़िया काम क्यों करें? कोई वहाँ पलट के नहीं जाता। अपने ही गांव में अपने चाचा ताऊ कजिन सिस्टर ब्रदर के बीच में गेस्ट की तरह, चीफ गेस्ट की तरह जाएंगे, और वो भी हीन भावना से ग्रसित होकर उनका इतना स्वागत, उनकी इतनी आवभगत करेंगे जैसे ये तो परियों के देश से आया है। कभी मक्खी मच्छर नहीं जानता, गर्मी नहीं जानता, उसके पास पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं। वो स्वागत उस पोस्ट का होता है, और ये लोग सिर्फ एक पोस्ट बन के रह जाते हैं, अपने ही कुनबे से, अपने ही घर परिवार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। हाँ ठीक है कि वहाँ बुराइयाँ हैं, बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन बुराइयाँ हैं कहने से काम तो नहीं चलता ना। बुराइयों को दूर करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। परिवार पे कर्ज हो और ये बहुत बड़ी नौकरी किसी को मिल जाए तो उसका फर्ज ये नहीं बनता है कि वो हो ये लोग तो कर्जे में डूबे रहते हैं, यहाँ क्या आना। आपका फर्ज है उस कर्ज को चुकाइए। वो लोग जैसे भी थे उनको अपना नहीं सकते, जीवन भर साथ नहीं रह सकते, तो उनके लिए एक सुखपूर्ण जीवन जीने की मिनिमम व्यवस्था तो की ही जा सकती है। वरना ये तो अमानवीयता है कि जिन्होंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, कुछ बना दिया, उनसे इस तरह पीठ फेर के अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना कि वो मरते हो तो मरे। बहुत से लोग ये करते हैं। गंगाधर भी ऐसा ही कर रहा है। गांव में जाके उसने बातचीत बंद कर दी, उसने जानबूझकर अपने को गांव वालों से अलग कर लिया था, गांव वालों से एकदम अलग कर लिया। जाता भी था तो अपने घर में रहना, एकदम स्टाइल में निकलना, और थोड़ी सी देर घूमने फिरने, और किसी से दुआ सलाम नहीं करना और वापस लौट आना। उसे याद है कि एक बार होली पर वो गाँव में था, उसके हम उम्र लोग उससे होली खेलने आए थे। एक बार जॉब लगने के बाद किसी साल वो गांव में था, उसको याद आता, तो जाता ही नहीं है, पहले की कोई बात है। तो उसके भाई कभी तो कोई दोस्त तो थे ना, हम उम्र उसके साथी जो बचपन में पढ़े थे, आ गए उसके दोस्त लोग होली खेलने। उसके लिए खास तौर से रंग गुलाल लाए थे, अपने शहरी लाट साहब के लिए बढ़िया रंग गुलाल लाए थे, मगर उसने उन सबको बुरी तरह फटकार दिया था। लेकिन इसने उन सबको बहुत ही डांट फटकार लगाई। समझते क्या ये लोग, शब्द कही के कैसे आ जाते हैं रंग ले ले करके, नहीं खेलना मुझे। लौटते लोगों में से एक ने फप्ती कसी थी, एक ने व्यंग किया था जो लड़के लौट रहे थे, चलो रे होली तो मिन खारो त्योहार है, अठे तो कमरो ठिकानू है। चलो भाई होली तो आदमियों का त्योहार है, यहाँ तो हाकुम रहता है, बड़ा अधिकारी रहता है, और अधिकारी मनुष्य नहीं हुआ करते, वो बस अधिकारी होते हैं। चलो चलो यहाँ से चलो। वो चुप रहा था पूरे गुस्से में, उसको गुस्सा तो खूब आया था लेकिन चुप रहा था। इसलिए गांव वालों ने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। धीरे धीरे गांव वालों से ये कटा तो वो इससे कटते चले गए, उन्होंने इसको स्पेशल समझना बंद कर दिया। इसके लिए उनके मन में जगह होनी बंद हो गई। क्यों? वह भी तो उनसे घृणा ही करता था, क्योंकि उसके पैरों में विशिष्ट वर्ग के पंख लग गए थे। अपने गांव वालों से ये भी कोई प्यार तो करता ही था,
इसको लग गए थे विशिष्ट वर्ग के पंख, भाई बहुत ऊंचे तबके में बैठने उठने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा, बढ़िया बातें आ गई। तो गांव वाले रह गए, वो उतना ऊपर उठे नहीं। इसके लिए वो लोग हे हो गए, त्याज्य हो गए, अपमानजनक हो गया उनसे रिश्ता पता चलना, रिश्ता शो करना। इस कहानी में आगे क्या हुआ हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और मेरे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए।